जय हिंद सभी बच्चों को। बच्चों आज मैं हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ कक्षा 12 का। पूर्णांक 100 कितने का रहता है? 100 नंबर का सन 2024 का दोस्तों पेपर है ये। इसका समय जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। कितने का रहता है? 3 घंटे 15 मिनट का 12वीं क्लास का पेपर है। 22 तारीख से पेपर स्टार्ट है। हिंदी का पेपर है जो मैं आपको लेकर आया हूँ। ये पेपर मैं 70 नंबर आपको कंप्लीट दिलवा कर ही रहूँगा जहाँ तक मैंने लिख रखा है। तो दोस्तों पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला है दोस्तों विकल्प, बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने लिख रखा है ये छाट कर है ना, जो छाट कर लिख रखा है तो आप समझेंगे इनको। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस में मिला था उनको? कला और बूढ़ा चांद पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी मतलब रचना हुई किसमें थी? कला और बूढ़ा चांद। इस पर इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पुरस्कार होता है। फिर दूसरा दोस्तों कामायनी महाकाव्य की रचनायित यानी रचनाकार कौन है? कामायनी के महाकाव्य की रचना या रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों तीसरा है तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक हैं। कौन है संपादक? अज्ञेय। चौथा है दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं। कौन है इसके रचनाकार? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ये इनके रचनाकार हैं। और पांचवा है आपका, ये दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। ये आएंगे एक मतलब चार आते हैं, ऑप्शन आते हैं 4, लेकिन मैंने मेन उत्तर लिख दिए हैं आपको जो कि आपको दिक्कत ना पड़े। सुमित्रानंद पंत है, इनमें 4 ऑप्शन आएंगे। कामायनी महाकाव्य है, इनमें भी 4 ऑप्शन आएंगे। तो मैंने उनके उत्तर लिख दिए हैं आपको। जैसे जयशंकर प्रसाद। तारा सप्तक का कौन है आपका? काव्य संकलन के संपादक कौन है आपका? अज्ञेय। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार अज्ञेय जी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। एक भारतीय आत्मा, ये रचना है दोस्तों। एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं केशवदास। क्या कहे जाते हैं? एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? केशवदास। छठा है दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य। ये काव्य है प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा जाता है ना? प्रिय प्रवास महाकाव्य है वो किस भाषा में लिखा जाता है दोस्तों? ये लिखा जाता है खड़ी बोली में, है ना। याद रखेंगे दोस्तों, इसको समझ के चलना है थोड़ा सा, है ना। और रीति काल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई। किनकी है दोस्तों? बिहारी सतसई। छायावाद युग की रचना है अथवा छायावादी महाकाव्य है कामयानी। कौन है आपके? कामायनी। नवा है दोस्तों इसका क्वेश्चन, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था, आस्था नहीं अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है दोस्तों? ये है आपकी प्रगतिवाद युग की। कौन सी है आपकी? जो प्रगतिवाद की युग की अनावस्था आधुनिक काल के युग की प्रवृत्ति है, यानी प्रगतिवाद की। वो है आपकी 10, है ना। 10वीं है आपकी अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक है ना, ध्यान रखेंगे किस सप्तक में कोई कवियत्री संकलित नहीं है दोस्तों। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई कवियत्री संकलित नहीं है तो दोस्तों ये है आपका तार सप्तक में। किसमें? तार सप्तक।
तार सप्तक में 11 में है दोस्तों, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र किस रचना नहीं है, यानी किसकी रचना नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ये 4 ऑप्शन आते हैं, इनमें से है कलकाशी, जैसे इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ये 4 ऑप्शन आते हैं, मैंने इसका उत्तर लिख दिया है ना, कलकाशी। 12 में है दोस्तों महाकाव्य, महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा है, उनकी कौन सी रचना है, स्मृति की रेखा है। तो ये दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों आपका गद्यांश है ना, ये 10 नंबर का आएगा। ये दोस्तों 5 नंबर का है, बहुविकल्पीय प्रश्न ये आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न मैं इधर मिटा देता हूँ। अब गद्यांशों की तरफ पढ़ेंगे, ये 10 नंबर के आएंगे गद्यांश। दोस्तों ये 2 गद्यांश हैं, 2 में से एक आएगा, एक आपको करना है, ऐसा पैराग्राफ बना हुआ आएगा, भूमि का निर्माण ... निर्मल होती है, ये चीज आएगी आपकी लिखी हुई, या ऐसा भी शॉर्टकट आ सकता है, जैसा भूमि या भूमि पर जननी है, ये ऐसा पैराग्राफ आएगा, ये मैंने लिख रखा है, आप लिख लेना, यही आएगा। राष्ट्र का स्वरूप, ये वो है आपका राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, ये इस पाठ से आएगा। ये मैंने आपको लिख दिया है, प्रस्तुत गद्यांश प्रसंग और व्याख्या, इसके प्रश्न उत्तर लिख दिया है। इसमें है दोस्तों निम्नलिखित 2 गद्यांशों में से किसी एक ही करना है, किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये दोस्तों 10 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 10 नंबर का आएगा ये। तो पढ़ते हैं दोस्तों, एक पैराग्राफ ही आएगा ये वाला, पहले भूमि का निर्माण होता है ये लिखा होगा, फिर लास्ट का जो पैराग्राफ आएगा उसमें खाली ये लिखा होगा निर्मल होती है, ये चीज आएगी। इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। तो मैं पढ़ता हूं दोस्तों, समझते हैं। प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार कौन है दोस्तों, सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, कौन सा है दोस्तों, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से संकलित है। कौन से थे दोस्तों, गद्य भाग से संकलित है, नहीं इसके अंदर है ये चीज। और इनके वो कौन है आपके साहित्यकार, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नाम याद रखेंगे दोस्तों। यही आएगा, यहां तक मेरा अनुमान है, यही चीज आएगी। गद्यांश आपको लिखना है दोस्तों, प्रसंग लिखना। इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तथा भूमि के रूप, उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है। यानी जो हम लोग हैं, जन संस्कृति है, ये क्या चीज पर बल दिया है, पृथ्वी पर, भूमि पर, है ना, जिस पे हम रहते हैं उस पर बल दिया है। दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, किसी निश्चित भूभाग उस पर रहने वाले, जैसे हम लोग रहते हैं उस पर रहने वाले, और उन लोगों की संस्कृति, ये तीनों तत्व मिलकर ही राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं दोस्तों, किसी निश्चित भूभाग, उस पर रहने वाले लोग और लोगों की संस्कृति, ये 3 तत्व मिलकर ही राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। समझ गए यहां तक। भूमि दोस्तों, भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। कब से है दोस्तों इसका अस्तित्व? अनंत काल से है, जो कि किसी वैज्ञानिक को भी नहीं पता है, एक अनुमान है इसका। क्या है? अनंत काल तक भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहने और इसका रूप विकृत न होने दें,
यह पृथ्वी सचेत अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचाराधाराओं की जननी है। जो लास्ट का जो आता है ना दोस्तों, लास्ट का जो आता है, जैसे ये पहले यहाँ तक आएगा शुरू में और लास्ट में यहाँ तक खत्म होगा, तो आपको ये इसका यही चीज लिखनी है, एक व्याख्या करनी है इसकी पूरी, जो कि ये पूछ रहा है गद्यांश में किसी एक का आधारित इसके प्रश्न उत्तर पूछ रहा है, ये चीज करना है। तो ये आएगी, ये 10 नंबर का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पद्यांश। ये 10 नंबर का आएगा पद्यांश। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आप लिख लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये 10 नंबर का आएगा। ये दोस्तों है आपका व्यापक ब्रह्मा सवै थल पूरन है, हम कहूँ पहचानती हैं पे बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद ना ज्ञान ही ठानती हैं, तुम ऊदो यह कहिए उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनकी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर का आएगा। ये आपका 17 में आ चुका है, 23 में भी आ चुका है दोस्तों। इनका है आपका पहले प्रस्तुत, मैं गद्यांश बता देता हूं। पद्यांश आपका दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश है आपका ये वाला है दोस्तों आपका। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कैमरे से दोस्तों। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के युग निर्माण कविवर कौन है आपके? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से काव्य भाग से, कौन से भाग से दोस्तों? काव्य भाग से संकलित प्रेम माधुरी, याद रखेंगे दोस्तों, प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। इनकी दोस्तों काव्य सौंदर्य है कौन कौन सी है आपकी? भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अलंकार, अनुप्रास, रस कौन सा है इनका? श्रृंगार रस है आपका। शब्द शक्ति कौन सी है आपकी? लक्षणा। गुण कौन सा है इनका? माधुर्य। छंद कौन सा है आपका? सवैया। समझ गए? पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसी का ही इनके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है उद्धव। जो उद्धव है, उद्धव गोपियों के पास योग के संदेश लेकर गए, किंतु योगियां श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम से रंगी हुई थी। उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना दें। ये दोस्तों क्या है? प्रसंग है। इतना आपको प्रश्न लिखना है, फिर इसकी व्याख्या करनी है आपको। इसकी व्याख्या कौन सी है दोस्तों? इसकी व्याख्या है, गोपियां कहती हैं कि हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार जानती हैं। हम यह भी जानती हैं कि परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्वान है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हम किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकार नहीं लगती। क्या नहीं लगती हैं? रुचिकर नहीं लगती। अर्थात हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग, क्या चीज दोस्तों? अर्थात हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को कोई महत्व नहीं देती हैं। हमारा हृदय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी अनुरक्त नहीं है। हे उद्धव, ये उद्धव थे जो उनको ये सूचना पहुंचाना चाह रही थी उद्धव के द्वारा। वो उनसे कह रही हैं, सखी जो होगा कृष्ण की, कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना कि हम गोपियां और कुछ नहीं जानती और हमारी ये दुखिया आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करती।
ये आपको लिखना है, व्याख्या करनी है इनकी, ठीक है। ये इनकी व्याख्या करनी है आपको। दोस्तों मैंने इनके वो बता दिया, भाषा, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, गुण और छंद, ये मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों इनका। दोस्तों इनमें क्या क्या है आपका, गोपियां जो हैं श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण की गोपियां हैं वो ऊधों के द्वारा वो कहती हैं कि आप जाइए श्री कृष्ण के पास। तो उनसे कहती हैं गोपियों के पास योग के संदेश, यानी जो योग है, जो योग के संदेश श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी को लेकर गए। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या है आपका सॉरी बच्चों, इसमें आएगा आपका जीवन परिचय। क्या आएगा आपका, जीवन परिचय आएगा, जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय, और साहित्य पूछे जाएंगे, इनमें परिचय पूछा जाएगा, कृतियां पूछी जाएंगी, भाषा शैली पूछी जाएगी इनकी। तो दोस्तों इनमें से आएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का भी आ सकता है, कन्हैया लाल मिश्र का, प्रभाकर उनका भी आ सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आ सकता है। तो मैं पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताऊंगा, क्योंकि ये 100% आएगा आपका। क्या आएगा दोस्तों, 100% आएगा। दोस्तों मैं उमेश सर स्टडी क्लास से स्टडी आपको मैं बता कर रहा हूँ आपको जी। 70 नंबर का मैं पूरा ही कंप्लीट करके ही तुम्हारे लिए करवाने की खूब कोशिश करूंगा, जो कि आप पूरा की पूरा 70 नंबर छाप के आओगे, पूरा 70 नंबर आपका कंप्लीट करके रहूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। उमेश सर स्टडी क्लास में मैं 100% चीज़ डालने की, जो कि हर पेपर में आ सके, जो आप सॉल्यूशन और हर चीज़ को बिल्कुल ईजिली कर सकें आराम से। तो दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं दोस्तों अभी। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यास आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्यात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, आप खाली ये लिखना, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यास आलोचक, भारतीय संस्कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के, याद रखेंगे दोस्तों इनका जन्म और मृत्यु दोस्तों इनका याद रखो। बाकी स्टोरी आप है ना इनकी कहीं से भी डाल सकते हैं, आप कितना भी लंबा बना सकते हैं इनको। पढ़ते हैं दोस्तों। सन 1907 में जन्म का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा, नाम याद रखेंगे, दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। क्या था, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता जी का नाम क्या था इनका, ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृति भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मान्यता उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सुशोभित किया। तो आप नॉर्मली शॉर्ट में लिख देना, मैं तो खाली लॉन्ग में बता रहा हूँ, आप खाली शॉर्ट में लिखना इनका जन्म कब हुआ है ना, और ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना इन्होंने पढ़ा। ज़्यादा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, और आप पहले पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप उसमें से ही बना लेना। 1957 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण की उपाधि से विशोभित किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सन निवृत्ता होने के पश्चात भी ये निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोग संज्ञावर, मतलब रोग लग गए होंगे,
रोग लग गए थे इनके, तो ये क्या हो गया, रोग सैया पर ही चिर निंद्रा में सो गया। मैंने इनका देहांत हो गया। कब हुआ था इनका देहांत? 19 मई सन 1979, याद रखेंगे। दोस्तों इनका साहित्य परिचय है, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह गद्य के क्षेत्र में इनका साहित्य परिचय निम्नलिखित दिया जा सकता है। जैसे निबंधकार के रूप में हजारी आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रभावित है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मर्मिकता के साथ हुआ है। दोस्तों हिंदी शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि जीव को भी अलग कर देते हैं, लड़खड़ा जाती है जीव भी। दोस्तों आलोचक के रूप में, ये है निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, आलोचकता साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। सुर साहित्य, यही लिखेंगे आलोचक के रूप में। सुर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। तीसरा है दोस्तों उपन्यासकार के रूप में। दोस्तों उपन्यासकार के रूप में भी द्विवेदी जी के 4 महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की है। यह बाण भट्ट की आत्मकथा, याद रखेंगे दोस्तों, ये आता है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वास और अनामदास का पोथा, संस्कृति पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी का गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण है दोस्तों। ललित निबंधकार के रूप में, दोस्तों ये तो काफी आते जाएंगे, है ना। फिर कृतियां पढ़ते हैं दोस्तों इनकी। कृतियां क्या क्या है दोस्तों इनकी कृतियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना उनके निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया है। निबंध संग्रह, फूल के अशोक के फूल, नंबर 1। कुटज, विचार प्रवाह, नंबर 4 है आपका विचार और वितर्क, नंबर 5 है आलोक पर्व, कल्पलता, ये क्या है, निबंध संग्रह है इनके 6। मैं दोबारा बोल देता हूँ दोस्तों, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य है आपके सुर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये क्या है, आलोचना साहित्य। इतिहास है दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है जो मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों 5 नंबर का आएगा। काफी मतलब कवियों के नाम आएंगे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे मानने से, जहां तक मेरा अनुमान है, ये आएगा जरूर। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी हमने लेखक के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं कवियों के बारे में, कवियों का जीवन परिचय। दोस्तों ये 5 नंबर का आएगा, कवियों का जीवन परिचय। इनमें दोस्तों ये कवि हैं, 5-6 कवियों के नाम आएंगे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। इनका मैं आपको बता देता हूँ 2, आप दोनों में से याद कर लीजिएगा, दोनों में से कोई ना कोई आएगा जरूर 100%। पढ़ते हैं दोस्तों मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता रहा हूँ, जी आएगा, यहां तक मेरा अनुमान है 100%। जी आएगा जरूर। दोस्तों पढ़ते हैं आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है ना दोस्तों। छायावाद युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के कहां पर हुआ था दोस्तों, काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी। स्टार लग रहा है, अनुमानित है 1889 ईस्वी में। संवत कौन सी थी, 1946 में हुआ था।
इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, मतलब स्वर्गवास हो गया उनका बचपन में ही। अल्पावस्था में मतलब छोटी अवस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृति आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी उन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा की जीवित रखा, प्रेरणा को क्या रखा, जीवित रखा। जब भी समय मिलता उनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिन्हें ये दुकान की बही के पन्नों पर सजो दिया करते थे। जिस पे ये हिसाब किताब करते थे, ये क्या करते थे, वहीं सजो के रख देते, वहीं संवार कर रख देते थे। अत्यंत श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्यक्षमा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर 1937 ईस्वी, संमत कौन सी थी आपकी, 1994 को 48 वर्ष की अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। काफी छोटी आयु में ही जयशंकर प्रसाद का क्या होगा, देहांत, स्वर्गवास हो गया। दोस्तों इनका साहित्य परिचय है आपका। द्विवेदी जी की अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकाव्य जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। उनकी रचना कामायनी, कौन सी है उनकी रचना दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, कामायनी, एक लाजयी कालजयी कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना, एक सूक्ष्म अनुभूति के अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषता रही है। ये इनकी दोस्तों मुख्य विशेषता है काफी। दोस्तों इनकी कृतियां हैं, प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। कितनी, 67, ठीक है ना, रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है दोस्तों। कामयानी, पहले पढ़ते हैं कामयानी। यह महाकाव्य छायावादी काव्य की कीर्ति स्तंभ है। क्या है, कीर्ति स्तंभ। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव का हृदय श्रद्धा और बुद्धि इड़ा के समन्वय का संदेश दिया है दोस्तों। दूसरा है आंसू। यह वियोग पर आधारित काव्य है। इसके एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हो उठती है। तीसरा है दोस्तों आपका चित्राधार। यह प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रुचित काव्य संग्रह है। चौथा है आपका लहर। इनमें प्रसाद जी का भावात्मक कविताएं संग्रहित हैं। पांचवा है आपका झरना। यह प्रसाद जी की छायावादी कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह में सौंदर्य प्रेम की अनुभूति को मनोहर के रूप में वर्णित किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्य रचना मतलब की है। नाटक है दोस्तों आपका। नाटककार के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजन्मेय का नागयज्ञ, मतलब 3 याद रखना आपको, 3-4 बस। कामना, एक घूंघट, ये चीज याद रखना। उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह है। प्रसाद जी उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार थे। इनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानी है। निबंध, काव्य और कला, जी है कौन सा है आपका, जी यहाँ तक खत्म हो गया हमारे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं, मैंने उनका आपका जीवन परिचय बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। दोस्तों मैं काफ़ी क्वेश्चन मैं इसी एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा, बस आपको समझना है। समझ गए, आपको खाली समझना है और एक बार रिपीट करना है, बस एक बार।
बच्चों 5 नंबर का एक आएगा खंड काव्य। खंड काव्य का चरित्र चित्रण आएगा, जो हमारे यहाँ पर हमारे अलीगढ़ में खाली कर्ण का चलता है। शुरू से मैंने जब तक पढ़ा है, मेरा अनुमान है खाली कर्ण का ही आएगा। मैं कर्ण को आपको बता रहा हूँ, कर्ण का चरित्र चित्रण। दोस्तों कर्ण के दानवीर के बारे में पढ़ेंगे, दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सच्ची मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रकवि कौन है दोस्तों? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी कर्ण के चरित्र पर आधारित काव्य खंड है। इतना ही लिखेंगे दोस्तों। इनका कर्ण का चरित्र चित्रण है आपका सामाजिक विडंबना, मतलब क्या, कौन सी सामाजिक विडंबना का शिकार हुआ कर्ण? कर्ण यद्यपि क्षत्रिय कुल से संबंधित है, क्षत्रिय था, वो क्षत्रिय कुल से था। जो कुंती ने जो है ना सूर्यपुत्र के, वो सूर्यपुत्र हैं जो कुंवारी में ही, उन्होंने क्या किया, कुल की मर्यादा के लिए कर्ण को एक नदी में बहा दिया। मैंने पहली किताब उसमें पढ़ा दिया है आपको कहानी में। कुल की मर्यादा के लिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। तो जब जाकर वो है ना नदी में बहते हुए एक सूत को वो मिला, किसको मिला? एक सूत को। तो उसका नाम उनकी जो सूत था वो वहां से उठाकर ले आया अपने घर पर। उन्होंने क्या किया, घर पर लाकर उनने अपनी पत्नी थी उनकी राधे, राधिया नाम था, तो उनने उनको दे दिया अपनी पत्नी को, तो उनका नाम राधिया पड़ा, कर्ण का नाम। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। कर्ण यद्यपि क्षत्रिय कुल से संबंधित है। पहले वो क्षत्रिय था जब बचपन में जब पैदा हुआ था, और बाद में दोस्तों विडंबना एक ऐसी रही थी, जब उसे मालूम हुआ, जैसे अब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो जब कुंती उनके पास आई थी अपने बच्चों का, जो 5 पांडव थे, उनकी जीवन दान लेने के लिए, जब उन्होंने कर्ण को बताया था कि ये भी मेरा पुत्र है, कर्ण भी, तुम मेरे ही पुत्र हो, मतलब उन्होंने कहा था कुंती ने। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी। यद्यपि उनका पालन पोषण सूत परिवार में होने के कारण वह सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता है। यहाँ तक ही करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं, बस खाली यहाँ तक ही। सच्चा मित्र पहले लिखेंगे सामाजिक विडंबना का शिकार। कर्ण यद्यपि क्षत्रिय कुल से संबंधित है, तथापि उसका पालन पोषण सूत परिवार में होने के कारण वह सामाजिक दृष्टि से ही हीन माना जाता है। सच्चा मित्र नंबर 2 डालेंगे दोस्तों क्वेश्चन में। सच्चा मित्र कौन था आपका? कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। वह दुर्योधन के प्रति पूर्णतः कृत्य है। वह श्री कृष्ण और कुंती के प्रलोभनों में नहीं आता। ये है तो दुर्योधन का सच्चा मित्र है वो। नंबर 3 है आपका दोस्तों साहसी और वीर धनुर्धर। कर्ण साहसी भी था और धनुर्धर भी था। दोस्तों जो भेषधारी इंद्र था ना, वो उनसे जब तक कवच कुंडल नहीं लेता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। तो श्री कृष्ण ने एक रचना रची, तो उनसे कर्ण पर जाकर इंद्र ने भेष धारण करके उनसे कवच कुंडल ले लिए। पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट। साहसी और वीर धनुर्धर। कर्ण साहसी वीर और पराक्रम धनुर्धर है। वह सामाजिक प्रताड़नाओं और बहिष्कारों को सहकर भी ना तो किसी के आगे झुका है, ना उसने हार मानी है। यहाँ तक ही करेंगे क्वेश्चन में, जो आंसर है यहाँ तक ही देंगे। महादानी के बारे में देखेंगे दोस्तों, कर्ण की महादानी के बारे में। महादानी एवं धर्मनिष्ठ भी था और महादानी भी था। कर्ण किसी भी याचक को अपने यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने देता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण के भेषधारी इंद्र को वह अपने कवच कुंडल भी दे देता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया, वही चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। ये कर्ण का चरित्र चित्रण था।
आप उसमें से और भी लिख सकते हैं बनाकर, जो आपने कहानी पढ़ी हो। समझ गए? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5 नंबर का है दोस्तों। संस्कृत पाठ के गद्यांश और पद्यांश के संदर्भ में हिंदी में अनुवाद आएगा एक। ये 7 नंबर का आएगा दोस्तों जी। आपको करना है, एक ऐसा पैराग्राफ दिया होगा जैसे ये वाला पैराग्राफ है आपका, ये संस्कृत में लिख रखा है यहाँ तक, लेकिन इसका कुछ यहाँ तक चीज मैंने शुरू में बताया था आपको बोर्ड पर, यहाँ तक चीज लिखी होगी और ये वाली लिखी होगी लास्ट वाली, यानी ये धनुन्य भारतेश दृष्टिर विषया, या जी लिखी होगी आपका धनो भाषांतंत्र विध्यम या धनो है संति, ये चीज़ लिखी होगी आपकी। ये पैराग्राफ है, ये दोस्तों पेपर में कई बार आ चुका है, तो ये 100% आएगा मेरे हिसाब से। आप लिख लीजिए इस चीज़ को। ये संस्कृत भाषाएं महत्तम गद्य से है आपका, याद रखेंगे दोस्तों। ये इनका लिखना जरूर है आपका। ये इनके संदर्भ है आपका दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद दोस्तों है इसका, इस चीज का अनुवाद, इस पैराग्राफ है जो पैराग्राफ दिया रखा हुआ, ये चीज 100% आएगी दोस्तों। ये लिखना जी आएगी जरूर, इंटर वाले बच्चों के लिए है। तो दोस्तों इसका है प्रस्तुत गद्यांश है, मैंने आपको बता दिया। अनुवाद इसका है, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्वान यानी वर्तमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत, यानी हमारी जो मातृभाषा है कौन सी है? संस्कृत है दोस्तों। तो इसी के बारे में ही कवि लिख रहे हैं। संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। जैसे हमारा दोस्तों अंग्रेजों ने जो था आपका वो भात बोलते हैं आपका, ब्रदर बना, जो भ्राता से ब्रदर बना, मात्र से का माता बना, मदर से मात्र से मदर बना। तो ये संस्कृत की कुछ भाषाएं जो अंग्रेजों ने यहां से लिए हैं। समझ गए? पढ़ते हैं दोस्तों। संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत, हमारी रामायण भी दोस्तों संस्कृत में लिखी हुई है, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था, और महाभारत भी रामायण भी दोस्तों। आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हैं। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत का गौरव इसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उनकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय यानी से छुपा नहीं है। संस्कृत के गौरव की दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवण दांडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। ये दोस्तों पैराग्राफ है, ये आप ये ऐसे ही याद कर लेना, चाहे आप इसमें शॉर्टकट में लिखना है ना, या आपको पूरा हो जाए पूरा लिखना, लेकिन इस चीज को याद कर लेना। आपका ये यहाँ तक आता है संदर्भ, 2 नंबर आपको इसी में मिल जाएगा। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाएं महत्व नामक पाठ से अवतरित है। आप इतना ही लिख देंगे तो 2 नंबर इसका पक्का हो गया आपका। और बाकी आपको ये चीज याद है तो आप ये लिख सकते हैं। समझ गए? पढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंड दोस्तों, खंड का, खा और गा, ये 3 आएंगे इसमें। मैंने खंड खा तक बताया है अभी और पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिस संस्कृति भाषाएं महत्वम का है पाठ से है। जी हाँ, आपका संस्कृति साहित्यस्य आदि कवि का अस्ति, मतलब इनके कवि कौन है? संस्कृति साहित्य अस्ति आदि कवि कौन है? तो दोस्तों इसके
संस्कृति साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। याद रखेंगे कौन है, वाल्मीकि अस्ति। ये है आपका 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 24, ये इनमें आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति भाषाएं मुख्य काव्य के संति, यानी वाल्मीकि, देवव्यास, कालिदास च संस्कृत भाषाएं मुख्य काव्य संति। ये दो याद कर लीजिए, इनमें दोनों में से आ जाएगा ही। ये 10 में, 19 में और 22 में आया है, और ये आपका कई बार लगातार आ चुका है। ये दो क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन है आपका, ये 4 वाला क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। संस्कृत साहित्य का विशेषता है अस्ति। संस्कृत की क्या विशेषता है? संस्कृत साहित्य सरसम मधुर च अस्ति। अति संस्कृत साहित्यस्य विशेषता। बस ये याद कर लीजिए, आप ज्यादा याद मत कीजिए, बस खाली ये प्रश्नोत्तर है, लघु प्रश्नोत्तर है। ये 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा दोस्तों? 4। 4 नंबर का आएगा पक्का, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आएगा जरूर, और इनको याद कर लेना आप। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर का दोस्तों, सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के तत्व आएंगे। ये रस में आएगा श्रृंगार रस, आप ये याद कर लीजिएगा, श्रृंगार रस का 2 नंबर का है, पक्का आएगा। स्थाई भाव रीति, भाषा परिभाषा, नायक और नायिका के मन में संसार रूप, यानी एक ऐसा आएगा आपका, ये चीज ऐसा पैराग्राफ आएगा। अगर उसमें हंसने की बात की है, जैसे दूल्हा रघुनाथ बने दुल्ही, सिंह सुंदर मंदिर माही, ये चीज अगर आए तो ये इसका है ना भाव होता है, ये कौन सा भाव है। तो ये मैं पहले वाले का बता रहा हूं आपका, जैसे शांत रस अथवा विभेद रस, और स्थायी भाव के साथ परिभाषा या उदाहरण दीजिए। ये एक लिखिए है ना, परिभाषा खाली एक लिखनी है रस की, का की। स्थायी भाव रीति, परिभाषा नायक और नायिका के मन में संसार रूप में स्थित रति या प्रेम, जब रस और अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग को जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं दोस्तों। पहला कौन सा है आपका? ये वाला संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका की पारस्परिक रीति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे ये वाला चीज है, मैंने जो अभी आपको बताया था। दूसरा है आपको वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव को विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। जैसे ये चीज है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दर्श परस निश्रेय पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। मैत्री शरण गुप्त की लिखी हुई है। ये चीज याद कर लीजिएगा दोस्तों। 2 नंबर का करो कोई बात नहीं, अगर आपको याद है तो करना, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों अब आएगा 9 नंबर का निबंध। 9 नंबर का निबंध आएगा, चाहे वो प्रदूषण पे आए, चाहे आतंकवाद पर आए, चाहे जनसंख्या पर आए, जो आपको करना है ये चीज। तो मैं आपको है ना एक बता देता हूं, 1 या 2 है ना दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषित पर्यावरण, इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये निबंध है। पहला है दोस्तों, यहां तक मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आपका, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। इनकी श्वसन प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की
उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। इसके वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकता के अनुसार इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा है आपका दोस्तों जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है आपका? जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। ये इतना इतना लिखना है जितना मैं आप टिक लगा रखा है शॉर्ट में, ये पूरा आपको लिखना नहीं है। दूसरा है दोस्तों रेडिएशन थर्मी प्रदूषण। ये है दोस्तों आपका परमाणु शक्ति उत्पन्न केंद्रों में और परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप जल, वायु और तथा पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरना मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ये रेडियोथर्मी है। जैसे परमाणु के जो परीक्षण करते हैं वो हमारी पीढ़ी के लिए भी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये नुकसानदेह है, रेडियोथर्मी प्रदूषण। दूसरा है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण है दोस्तों ध्वनि की तरंग जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती है। जैसे हॉर्न की आवाज़ है और कारखाने वगैरह चलते हैं उनमें मशीनों की आवाज़ है, ये क्या करती हैं? जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति का ह्रास होता है और उसे ठीक प्रकार की नींद भी नहीं आती है। यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव स्वरूप स्नायु तंत्र पर कभी कभी इतना दबाव पड़ जाता है कि पागलपन का रोग उत्पन्न होता है। जो ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों। एक है आपका रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है? जब ये रासायनिक वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों द्वारा सागर में पहुंच जाते हैं तो ये समुद्र जीव जंतुओं व वनस्पतियों पर घातक प्रभाव डालते हैं। जिस शॉर्ट में लिखेंगे आप, खाली शॉर्ट में लिखना आपको रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये छोटे खाली एक दो लाइन में, ज़्यादा आपको भरना नहीं है। और आपको ज़्यादा रिकॉपी चाहिए तो आप भर सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में मानव शरीर भी इनसे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाए और कब हुआ था ये नियंत्रण दोस्तों? प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। और दोस्तों एक पत्र आएगा, है ना, चाहे टीचर के ऊपर आए वो पत्र, टीचर के ऊपर ही आएगा जहाँ तक है पत्र, आप वो लिख लीजिएगा। एक पत्र आएगा टीचर का, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। 50 60 या 70 नंबर का होगा ये, जो मैंने आपको ये बता दिया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पूरी वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। उमेश सर स्टडी क्लास।